Sorry, due to some technical problem, video was just stopped. So I'm recording in a different part. From till sixth question, see the first video. After that, from here you see. So question number 7, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इन 2023 was organized। एक चीज देखना कि जो ये क्वेश्चन है इसमें शायद आपको कंफ्यूजन होगा इस वजह से कि यदि ऐसे देखोगे कुछ जो आप लोगों ने कुछ लोगों ने ये पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो इनॉग्रेशन हुआ वो इनॉग्रेशन कहाँ हुआ, तो वो मुंबई में हुआ। यानी कि जो संस्कृति मंत्रालय और सॉरी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो और जो आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसने ऑर्गेनाइज किया। तो इसमें लेकिन मुंबई तो है नहीं। जब मुंबई नहीं है तो कुछ जो प्रोग्राम है वो बीकानेर में भी हुए और जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू वो बीकानेर भी गई थी। सो इसमें से दिए हुए ऑप्शन में आपका बीकानेर होगा। मुंबई होता तो मुंबई और बीकानेर दोनों, तो उस समय आप तो शायद ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसका इसमें से आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अरावली। अरावली के संबंध में कह रहा है कि कौन से कथन सही है। इट इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ कोल्ड माउंटेन इन इंडिया। हम अभी देखो इसके पहले वाले कुछ एक क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि जो आपका हिमालय है, हिमालय भी फोल्ड माउंटेन है और अरावली भी फोल्ड माउंटेन है, लेकिन जो अरावली वो उसकी हाइट जो है कम है और वो एक तरह से स्टेबल हो चुकी है। तो ये ओल्डेस्ट है फोल्ड माउंटेन में, और हिमालय जो अभी है इमर्जिंग हो रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर, इट इज अ माउंटेन रेंज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया starting near Delhi, passing through southern Haryana and Rajasthan and ending in Gujarat। यस ये भी सही है। और द हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर, जो कि कहाँ है, माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान। है वहीं राजस्थान में ही माउंट आबू में ही दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है। फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी जो है इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी भी आपका वहीं है जहां सीआरपीएफ का पहले असिस्टेंट कमांडेंट का ट्रेनिंग हुआ करता था। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट ऑफ हॉर्मूज इज अ चैनल लिंकिंग। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो एक चैनल है जो किसको लिंक करता है, पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो यदि देखोगे कि ये आपका जो पर्सियन गल्फ है, पर्सियन गल्फ से मेन सी में एक तरह से सो प्रॉपर ओपनिंग के लिए ये एक स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एक चोकिंग पॉइंट भी कहते हैं कि यदि ये आपका चोक कर गया या यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वर्ल्ड में जो बहुत सारे सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा स्वेज कैनाल में एक जहाज फंस गया तो वहां बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो ऐसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंपॉर्टेंट है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में कह रहा कि कौन सा ये स्टेटमेंट सही है। द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सेडिशन कमिटी। तो रॉलेट जो एक्ट था वो सेडिशन कमिटी के रिकमेंडेशंस पे बनाया गया था, यानी कि विदाउट एक तरह से ट्रायल आपको जेल में रखा जा सकता था 2 ईयर्स तक के लिए। इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। यस, होम रूल लीग का जो है वो उसको उन्होंने यूज करने का ये प्रयास किया। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। नेक्स्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड बाय रॉलेट विद रॉलेट सत्याग्रह ना। साइमन कमीशन 1927 में आया और ये घटना क्या हो रही है 1919 में। तो ये नहीं है, तो थर्ड आपका नहीं है। तो 1 और 2 सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के संबंध में आपको डिफरेंट जो टर्म्स है उसको देखना है। फर्स्ट कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। नहीं, इसमें कंसेप्ट यदि आप जानोगे तो ये क्वेश्चन, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं, और जो रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा मनी होता है तब वो आरबीआई के पास पार्क करके रखते हैं। अब आरबीआई इशूअर ऑफ बैंक है तो वो ऑब्वियसली जो वो चार्ज करेगा आरबीआई वो ज्यादा करेगा, और जबकि आरबीआई के पास जो रिवर्स रेपो रेट पर रखा जाएगा उस पर कम होगा। तो ये उल्टा है, रेपो रेट ऑलवेज जो होगा वो हायर होगा रिवर्स रेट। इसको ऐसे समझो, आप सिर्फ बैंक से लोन लेते हो
तो वो हाई होगा, या आप बैंक में डिपॉजिट करते हो वो आपसे जो बैंक चार्ज करती है वो ज्यादा होगा, क्योंकि तभी तो बैंकों को प्रॉफिट होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा चार्ज करेगी वो जितना प्रोवाइड करेगी उससे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। एमएसएफ इज ऑलवेज हायर देन रेपो रेट, यस सही है। एम नॉर्मल रेट, नॉर्मल टाइम में बैंक जो है रेपो रेट पे आरबीआई से लोन लेते हैं, लेकिन यदि कभी रेपो रेट का कोटा फिनिश हो गया तो ओवरनाइट के लिए आप एमएसएफ पे लेते हो, तो जल्दीबाजी में और आप कोटा नॉर्मल पार कर गए हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एमएसएफ इज ऑलवेज हायर देन, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टू ओनली सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, यस। जो मनी बिल है ओरिजिनेट होता है कहाँ, आपका लोकसभा में। लोकसभा के पास ही पावर है मनी बिल के संबंध में, तो राज्यसभा न तो अमेंड कर सकती है और न तो रिजेक्ट कर सकती है, बस सजेशन दे सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, यस ये भी सही है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट, डिस्कस तो कर सकती है, सजेशन भी दे सकती है, लेकिन ये अमेंड नहीं कर सकती है। तो 1 और 2 सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो किसको डिफाइन करता है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, नो। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि जो डायरकी प्रोविंसेस में ये करा जा रहा था, तो ये जो आपका है कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसने ये आपका डिमार्केट किया, तो बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फिक्की डेलीगेशन। एक चीज ध्यान रखना कि इसमें से मान के चलो कि ये सारे के सारे जो हैं बिजनेसमैन हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, गांधी जी सेकेंड आरटीसी में पार्टिसिपेट किए, और जो घनश्याम दास बिरला थे वो गांधी जी के पांचवें पुत्र कहे जाते थे। तो यदि ये पता है तो घनश्याम दास बिरला और ठाकुर दास ये जो थे दोनों ने पार्टिसिपेट एज ए फिक्की डेलीगेशन को लीड किया था, तो ये आपके डी है। तो यदि ये आपको ध्यान रहता कम, अब हमेशा कॉमन सेंस नहीं काम करता है, लेकिन इसमें से एक जो स्वेज कैनाल के बारे में हमने बोला था, तो जैसे स्टेट ऑफ हार्मुज जहां आया था, हमने बोला था ना स्वेज कैनाल, तो ये स्वेज कैनाल के टाइम का एक क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज वाज लेबल्ड एज अर्ब्स प्राइमा इन इंडस। अर्ब्स प्राइमा का मतलब लैटिन ये है, तो लैटिन में इसका मतलब होता है भारत का प्रथम शहर, यानी फर्स्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है, और या फर्स्ट अर्बन सेंटर इन इंडिया। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869, 1869 में जो है स्वेज कैनाल जो ओपन हुआ था, बना था प्रॉपर, और जो 1956 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, इजिप्ट ने किया, एंड इट्स लिंक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इसको बॉम्बे को कहा जाता था। तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज। देखो, जब फ्रिक्शन तभी होगा ना तब आप कांटेक्ट में वस्तु आएगी, ऑब्जेक्ट जो है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं कांटेक्ट में आएंगे, तो फ्रिक्शन तभी लगेगा जब कांटेक्ट में आएगा। इसी वजह से देखोगे कि जो बुलेट ट्रेन में बहुत सारे सिंकासेन और ये सब टेक्नोलॉजी तो मैग्नेटिक लेविटेशन पर चलता है, यानी कि जनरली जो कांटेक्ट में नहीं रहते, जब कांटेक्ट में रहते हैं तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्पीड में चलेगा, फ्रिक्शन होगा तो ज्यादा स्पीड में मुश्किल होता है कोई भी चीज में। तो ये आपका जो है कि फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि जब कांटेक्ट होगा तब ये लगेगा। और लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। आपको दो मैग्नेट के नजदीक लाओ आयरन को, तो क्या है, टच करने की भी जरूरत नहीं है, जितना हावी मैग्नेट होगा, जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतनी दूर से खींचेगा, तो ये ऑलवेज ट्रू, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट हैज सेम वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि वो जितने इलेक्ट्रॉन या तो दे सकता है या ले सकता है, आइदर इट कैन एक्सेप्ट और इट कैन डोनेट। तो देखो सोडियम में बाहरी कक्षा में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये तो बराबर नहीं हुआ ना। नेक्स्ट आपका इसमें 1 2 3 तो बराबर नहीं हुआ, इसमें 2 2 1 बराबर नहीं हुआ, तो इसमें 2 2 2, तो ये आपका बराबर हो गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय। तो कह रहा है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है। और राइबोसोम्स एक तरह से जो है वो प्रोटीन को बनाने में भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक देखो ध्यान रखना, इनकरेक्ट करा विद रेफरेंस टू डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो इसके संबंध में कह रहा है कि कौन सा आपका सही नहीं है, इनकरेक्ट है। कह रहा है कि इट इज अ मोलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये सही है। और इसमें 4 बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन। और एडेनिन थाइमिन तो वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, ये हमने पहले देखा हुआ। और साइटोसिन एंड गुआनिन जो होते हैं वो आपके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्टोर द सेम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। यस, ये भी सही है। नेक्स्ट, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम। नो, ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम नहीं। कुछ जो एनिमल बींग, कुछ जो टाइप्स ऑफ जो लिविंग बींग्स होते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। फिर कुछ में आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है, या फिर आपके क्रोमोजोम में होता है। तो क्रोमोजोम में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट में हो सकता है। तो ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। तो यही आंसर है। इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल दैट अलाउज ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। यस, ये सही है। तो आपका सी गलत है। नेक्स्ट 20 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंट्स गिल्ड इन एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडिया। मर्चेंट्स गिल्ड का मतलब व्यापारियों का संघ। तो जो मनीग्रामम, ये सबसे आसान, आपने ये सुना होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अंजुबनम, अंजुबनम भी था और नाना देशी भी था। लेकिन ये जो है पन्यापुत भेदन जो था, पन्यापुत भेदन एक मार्केट था। ठीक है, ये टाइप ऑफ मार्केट था जहां लोग अपना जो भी है लॉजिस्टिकल लोड भी कह सकते हो कि वहां से इधर यहाँ एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स ही सर्विसेज का उस समय उतना ये नहीं था ना, सर्विसेज तो अभी बहुत हाल की चीजें हैं। तो गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ये जो आपका है पन्यपुत भेदना जो है वो आपका मार्केट था। और ये तीनों जो थे गिल्ड थे। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, डी नहीं है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो आपके मैथ्स के हैं। अ ग्रुप ऑफ 654 individuals is arranged in row. Each row contains 9 less individual than the row in front of it. What number of row is possible? अब ये देखो एक चीज ध्यान रखना कि यदि ये करते हो तो या तो यक्स प्लस 9 करो या यक्स माइनस 9 जोड़। तो एक को मान के चलो यक्स मानो, दूसरा को, तो यदि दो आप करोगे, जस्ट सोचो, दो करोगे तो यक्स प्लस 9 हो जाएगा। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 654। अब इसमें से 2x इक्वल टू 9 माइनस करोगे, तो जब 9 माइनस करोगे तो कितना इधर हो जाएगा? तो ये इधर हो जाएगा 645। 645 2 से डिविजिबल है नहीं, तो ये तो नहीं। तो 4 वाले में चेक करो। तो यक्स प्लस 9 प्लस यक्स प्लस 18 प्लस यक्स प्लस 27, क्योंकि जो कह रहा है कि 9 लेस है तो हम इसमें प्लस भी करते हैं, बात वो हमारी वही आ जाएगा। तो 654। अब देखो इसमें 4x हो गया, अब ये 27 और फिर 27, तो यानी प्लस 54 इक्वल टू क्या हो गया? 654। ये तो 4x इक्वल टू 650, सॉरी 654 माइनस 54। इसका मतलब क्या हो गया आपका? ये हो गया ये 600 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो बी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि ट्रेन, दो ट्रेन है, ए और बी है, वो ट्रेवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में वो ट्रेवल कर रहे हैं। और स्पीड जो एक का है 120 है और दूसरा का 66 है। इफ ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी इन 30 सेकेंड, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ, तो देखो दोनों जब एक डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? कम होगा। जस्ट इमेजिन करो कि आप एक ऑब्जर्वर सपोज हो, तो 66 वाला पर ये यदि आप चलोगे तो आपको तो ऑब्जर्वर को मानना पड़ता है कि हम कांस्टेंट है।
तो दोनों का माइनस करो तो वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो 120 माइनस 66 करोगे तो 54 किलोमीटर पर आवर होगा। अब इसको मीटर पर सेकेंड में करोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एक सेकेंड में 15 ये कर रहा है, तो 30 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो 450। तो इसका मतलब है दोनों का 450 आपका ये होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि when four dice are thrown, what is the probability that the sum of all numbers shown is 10 and one of the dice throws 6? देखो ध्यान रखो कि यदि सम 10 है और एक 6 है तो एक तो 6 कर लिए। अब क्या पॉसिबल है, 2 और 1 और 1, यही तो पॉसिबल है ना, इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब लेकिन ये अपने आप में तो चेंज होगा कि कभी 6 इस पर होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। तो ये कितना, इसको 4 फैक्टोरियल, लेकिन दो तो सिमिलर है ना, तो बाई डिवाइडेड बाई 2 करोगे, फैक्टोरियल 2, इसका मतलब है 24 होता है, 24/2। तो ये 12 आपके पॉजिटिव आउटकम को है। लेकिन 4 पासे को, जो 6 एवरी पासे में 6 होता है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये 4, तो 6 इंटू 6 इंटू, तो ये इसको यह सीधा कर सकते हो 12/6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कर सकते हो। तो ये 6 करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 6 से कट गया। तो नेक्स्ट ये करोगे तो 3 से, तो इसका मतलब 1/6 इंटू 6 36, तो 108। तो ये आपका 1/108 आ गया। तो ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का रहा 15 क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन, ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर यस और नो। 15 क्वेश्चन टोटल है, या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है। इफ ईच क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड इन हाउ मेनी वेज कैन दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड। देखो पहला क्वेश्चन जो क्या है, दो तरीके से कर सकते हो, यस या नो। सेम क्वेश्चन दूसरा, तो पहला क्वेश्चन तो ये इसको टू टू वे में, दूसरा क्वेश्चन 2 वे में, तो उसी प्रकार यानी कि 2 इंटू 2 15 टाइम्स करोगे तो 2 टू द पावर 15, तो 2 टू द पावर 15 करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा। अब ये देखो कैसे लगेगा, इतना हम कैसे करें। तो 2 टू द पावर आप 10 जानते हो कि 1024 होता है, ये आप बीट बाइट में देखते हो, ओके, किलो बाइट और मेगाबाइट ये सब वाले में। अब 2 टू द पावर 5 करोगे तो 32 आता है, तो 32 तो ये आएगा। अब 32 को 1024 से गुना कर दो तो ये आपका ए आ जाएगा 32,600 और 768। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा इफ ए डायरेक्शन एरो गेट्स रोटेटेड सच दैट द एरो दैट शुड पॉइंट टू नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट पॉइंटिंग टू द वेस्ट, then in which direction does the arrow that actual point to the southwest points। अब ये देखो इसको ऐसे बना लो, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो कह रहा है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट ये वाला है, जो नॉर्थ ईस्ट करना चाहिए तो वो किधर कर रहा है, वो वेस्ट साइड कर रहा है। अब ये देखो पहले इसको समझो। अब सॉरी नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या है, साउथ वेस्ट। देखो यदि नॉर्थ वेस्ट का उल्टा साउथ, तो ई वाला जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट, एन ई जब है वेस्ट कर रहा, तो ई वाला कहाँ करेगा, इसके, क्योंकि इसके अपोजिट में ये है, तो इसके अपोजिट में इसको करेगा तो ईस्ट को करेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो पेपर 1 का ये हो गया। अब पेपर 2 में है एक आर्गुमेंट लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है। आर्गुमेंट में इंडिया इज नॉट स्पेंडिंग इन R&D एज पर द करेंट रिक्वायरमेंट। करेंट रिक्वायरमेंट का मतलब जो है, भारत जो है बहुत कम यानी कि लेस देन 1% अपने जीडीपी का जो है R&D में खर्च करता है, जबकि दुनिया के बहुत सारे जो एडवांस कंट्री हैं, एक्चुअली ग्लोबल एवरेज देखो तो 1.8% है जीडीपी का, लेकिन हमारा जो है 0.7% है जीडीपी का, तो बहुत कम है ना। कुछ कंट्री हैं 6%, 7%, 8% तक करते हैं, तो हमें और बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। तो 4 में लिखोगे तो जस्टिफाई करना है इसको कि नहीं कर रहा, अगेंस्ट में लिखोगे तो बोलेगे कि ठीक है कर रहा है। नेक्स्ट आपका है राइट रिपोर्ट ऑन द गिवन टॉपिक इन अप्रॉक्स 200 वर्ड्स, तो इसको रिपोर्ट लिखना है। वर्कर्स राइट इन गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी इज द न्यू रियलिटी
तो गिग इकोनॉमी में वर्कर्स के क्या राइट्स हैं, इसके संबंध में आपको लिखना है रिपोर्ट। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो, ओनली मैसेज। ओके, थैंक यू।